हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष विश्वकर्मा है और मैं आप लोगों को आज क्लास 10th एनसीईआरटी का प्रथम पाठ जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से बच्चों का आग्रह था और कुछ बोर्ड्स का ध्यान देते हुए हम आज एक एनसीईआरटी क्लास 10 का क्रम वाइज स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपको देखा गया है ब्लैक बोर्ड पर देख ही सकते हैं, हम अपना पहला पार्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए हम इस विषय पर चर्चा करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको पूरा का पूरा इस पार्ट को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ आप अपने सुझाव या फिर सलाह देना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का ये पार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान का आप देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एजुकेशंस जो भी स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं उसमें एनसीईआरटी ही मस्ट है और कंपलसरी है, एक तरह से कह सकते हैं अनिवार्य विषय है। तो हमारे पहला पार्ट का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट आएगा रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसा कि हम समझने का प्रयास करेंगे। आपने कभी दूध को दही बनते हुए देखा ही होगा। दूध को दही बनते हुए कोई भी खाने की वस्तुएं रहती हैं, कुछ समय पश्चात क्या होता है कि ये ठंडी मतलब ठंडी क्या खट्टी हो जाती हैं। तो ऐसा क्या कुछ उसमें होता है, जबकि हम कुछ ऐसा करते भी नहीं है, ऑटोमेटिक ये मतलब स्व अपने से ही खट्टी हो जाती हैं। दूध खट्टा हो जाता है, भोजन खट्टे हो जाते हैं, महकने लगते हैं, दुर्गंध आने लगता है। ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो कि वापस पुनः जो प्रारंभिक स्थिति थी उस स्थिति में नहीं आ सकता। तो क्या कुछ होते हैं रासायनिक परिवर्तन, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं, जैसा कि परिभाषा में किसी वस्तु या पदार्थ का कुछ समय पश्चात उसकी प्रारंभिक इस प्रकृति तथा पहचान में अस्थायी परिवर्तन होना ही उसका रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि कह सकते हैं हम कि आपने दूध देखा ही होगा। दूध को आप खुला छोड़ देते हैं, क्या होता है 2 या 3 घंटे के बाद वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है। तो हमने तो उसमें कोई भी खट्टा पदार्थ तो डाला नहीं होता है। तो जो परिवर्तन होता है, तो मान लेते हैं कि दूध से क्या हो गया, दही हो गया, चाहे खट्टा हो गया, तो क्या हम उसको प्रारंभिक स्थिति में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो इसका कहने का तात्पर्य कि उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, चाहे बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, वो अस्थायी हुए हैं। तो इस प्रकार हम जो भी रासायनिक या फिर अस्थायी परिवर्तन होते हैं, उस अस्थायी परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। परिभाषा से जैसे कि किसी वस्तु या पदार्थ का कुछ समय पश्चात उसकी प्रारंभिक स्थिति में अस्थायी रूप से परिवर्तन ही उसका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, भोज्य पदार्थों का खट्टा होना। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जैसा कि समझ गए होंगे आप लोग कि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कि कोई भी वस्तु प्रारंभिक वस्तु से प्रारंभिक स्थिति जो रहती है उस स्थिति में कुछ समय पश्चात अस्थायी रूप से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, और वो परिवर्तन जो होते हैं अस्थायी होते हैं। उस अस्थायी परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को निर्धारण करने के लिए आइए कुछ 2-4 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारी हेडिंग थी रासायनिक परिवर्तन का निर्धारण, इसमें पहला पॉइंट होता है अवस्था परिवर्तन। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी गैसीय पदार्थ मिल गया, चाहे ठोस के मिलने से द्रव बन जा रहा है, गैस से मिलने से द्रव बन जा रहा है, या फिर द्रव को मिलने से ठोस बन जा रहा है, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव हो जा रहा है। तो उस प्रकार अगर बदलाव हो पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं, और वो बदलाव जो हो कि अस्थायी होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा बदलाव होगा अस्थायी होगा, अर्थात वो जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक होगा। जैसे में हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और हाइड्रोजन गैस को हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। ऑक्सीजन भी हम जैसा कि जानते हैं गैस है।
हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। इन दोनों के मिलने से बनता है H2O। H2O अर्थात जल। जल का जो अवस्था होता है वो तरल अवस्था मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में क्या होगा, द्रव होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, और गैस मिलने के बाद परिवर्तन हो रही हैं वो द्रव अवस्था में हो रही हैं। और ये जो परिवर्तन हुआ है, अस्थायी परिवर्तन हुआ है, गैस से द्रव बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन क्या है, अस्थायी परिवर्तन है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा बिंदु है रंग में परिवर्तन। जैसा कि आपने ब्रेड को देखा होगा, कुछ समय के बाद देखते हैं कि ब्रेड पे हरे हरे फंगस लग जाते हैं और ब्रेड से क्या होता है कि बुरी स्मेल आने लगती है, बुरी महक आती है, दुर्गंध आने लगता है। तो हम कहते हैं कि दुर्गंध आ रहा है, अब वो ब्रेड पहले जैसा नहीं रह गया, मतलब वो बिगड़ चुका है, अर्थात खराब हो चुका है। तो ये खराब होना या फिर दुर्गंध आना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का, ब्रेड ही क्या कोई भी पदार्थ होगा, उसका सड़ना कह सकते हैं। इसमें जैसे हम ले सकते हैं सड़ना या जंग लगना। जैसे कि आपने लोहे को देखा होगा, लोहा चाहे कोई वैसे प्योर शुद्ध फॉर्म में धातुएं, तो धातुएं क्या होती है, शाइनी होती हैं, चमकदार होती हैं। जब उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे हवा और पानी के संपर्क में क्या होता है, संपर्क में आता है तो उसमें मूर्छा लगता है, जंग लगते हैं, तो संक्षारित होती हैं। तो जो मूर्छा या जंग होता है वो भूरे कलर का होता है। तो हम कह सकते हैं कि लोहे का जो प्रारंभिक कलर था, जिससे शाइनी होता है, चमकदार होता है, उसका अब रंग परिवर्तित होकर ब्राउन कलर या भूरे कलर का हो गया। तो एक प्रकार से यहाँ पे भी रंग परिवर्तन हम देख सकते हैं। तो ये जो रंग में परिवर्तन हुआ है, ये एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि जो जंग लगा है, पपड़ी बनी है जंग की, वो क्या हम वापस उस धातु में तो ला नहीं सकते प्योर फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ है, अस्थायी परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार के अस्थायी परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। 2 उदाहरण समझ गया आप लोगों ने, इत्यादि और भी अन्य हो सकते हैं, फिलहाल 2 से ही हो जाएगा हमारा काम। गैसों का निष्कासन हम इस विषय में आगे पढ़ेंगे, फिर भी एक उदाहरण से समझ लीजिएगा कि जेडेन जिंक का जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, सांद्र क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। ये सॉलिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है, जलीय, अर्थात जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है ZnSO4 प्लस H2। ये गैस है, ये निकल जाती है, अर्थात गैसों का निष्कासन या उत्सर्जन। ये धातु है, ये द्रव है, इन दोनों से अभिक्रिया के स्वरूप बना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के बाद हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो रही है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है और गैस भी हमारा क्या है, निष्कासित हुआ है। तापमान में परिवर्तन, आपने कभी दीपावली पे या कोई भी त्यौहार पे घरों को चूना करते हैं तो बाल्टी में जब चूने को डालते हैं तो क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। अचानक से बाल्टी में जिस पानी में डालते हैं उस चूने के खड़िए को, क्या होता है कि तापमान उस पानी का चाहे उस बाल्टी का अचानक से बढ़ जाता है। तो तापमान में मान लेते हैं प्रारंभिक में जो भी तापमान हो, उसके तापमान में अचानक से वृद्धि हो जाना, और ये वृद्धि कह सकते हैं कि जो दर्शा रही है अभिक्रिया के दौरान, ये एक रासायनिक परिवर्तन को दर्शा रही है। बच्चों, मित्रों, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन का निर्धारण करना बताया गया था। अब रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक निर्धारण के बाद हमारा जो अगला पॉइंट या अगला मुख्य बिंदु आता है वो होता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या कुछ होता है, आइए इस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या कुछ होता है। तो रासायनिक समीकरण पे हम आते हैं। रासायनिक परिवर्तन जैसा कि हमने पढ़ लिया है, रासायनिक परिवर्तन का निर्धारण कैसे होता है वो भी पढ़ लिया है। अब रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसको एक संख्या या समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, अंकों के माध्यम, शब्दों के माध्यम से कैसे लिखते हैं, उस पर हम समझते हैं। ये जो लिखने का माध्यम होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, जिसमें कि प्रारंभिक स्थिति वस्तु की क्या थी, उसके बाद क्या हुआ, ये सब देखेंगे एक सूत्र के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से। तो रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह ढांचा जिसके अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं
आयनों की संख्या संतुलित अवस्था में होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें परमाणुओं, अणुओं या फिर आयनों की संख्या अभिकारकों और उत्पादों में बराबर बराबर मात्रा में होती है। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से ये समझते हैं। यहाँ पे समीकरण जैसा कि आप देख रहे हैं, Na फॉर सोडियम होता है। सोडियम ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्लोरीन गैस है तो गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। सोडियम और क्लोरीन के मिलने के बाद सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक बन रहा है, साधारण नमक। इसकी अवस्था ठोस है। तो यहाँ पे देखते हैं सोडियम के एक अणु हैं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं इधर भी कुछ भी नहीं है तो अर्थात एक ही है। क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 2 अणु हैं। इन दोनों के मिलने से हमारा जो तत्व बना है, अगला जो यौगिक बना है वो सोडियम और क्लोराइड है, जिसमें कि सोडियम 1 है और क्लोरीन 1 है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा अधिक है, यहाँ पे कम है। तो हम इसको संतुलित करते हैं। तो संतुलित करते हैं तो सोडियम का 1 है, क्लोरीन का 2 है। तो क्लोरीन को 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 करते हैं तो क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन सोडियम भी 2 हो गया। तो 2 हो गया तो हमें यहाँ पे तो एक ही सोडियम है, तो 2 करने के लिए यहाँ पे हम 2 कर देंगे। अब ये इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा समीकरण क्या है? संतुलित है, क्योंकि 2 सोडियम यहाँ पे भी है, 2 सोडियम यहाँ है, 2 क्लोरीन यहाँ है, 1 दूना के 2 मतलब 2 क्लोरीन यहाँ भी है। किसी अभिक्रिया के होने को, ये जो तीर होता है ये अभिक्रिया के होने को दर्शाता है। अभिक्रिया होना, ये अभिक्रिया के होने को दर्शाता है कि अर्थात अभिक्रिया हो रही है। इस तीर या फिर एरो के पहले के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो कुछ भी बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट और इसे कहते हैं रिएक्टेंट, PANT। तो ये हमारा रहा आज का लेक्चर। आगे जो भी होगा डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।